नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर एनएचआरसी ने केंद्र सहित दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को भेज दिया रिमाइंडर। उठाए गए कदमों के संबंध में मांग लिया जवाब, जिसके बाद भाजपा को लगा बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरक्षण के दाव में घिर सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश चुनाव में उल्टा पड़ सकता है भाजपा का दाव। सवर्ण संगठनों ने की भारत बंद करने की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर से लागू होगा लॉकडाउन। केंद्र ने 10 राज्यों से कहा कि पाबंदियों पर करे विचार। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है घेराबंदी। सरकार राफेल मामले की तरह साध रही है चुप्पी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा प्रियंका गांधी का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। कहा महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा करने से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस महंगाई का विरोध करते हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मुद्दों से केंद्र सरकार भाग रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केंद्र सहित दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को भेज दिया है रिमाइंडर, और इसी के साथ उठाए गए कदमों पर मांग लिया है जवाब। आपको बता दें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाल ही में गृह, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के सचिवों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को जवाब न देने के संबंध में चेतावनी के साथ साथ रिमाइंडर जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इसी के साथ भारत सरकार के सचिवों, सबको चेतावनी और रिमाइंडर दोनों भेज दिया है। यहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिल्ली के सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के मुद्दों के साथ इनके समाधान के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों और कोरोना दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह रिमाइंडर जारी किया है। मानवाधिकार प्रहरी ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब भाजपा यानी कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश के सचिवों को यह बताना होगा कि आखिरकार किसान जो इस वक्त इस स्थिति में बॉर्डर पर बैठे हैं, उसको देखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीट में ओबीसी आरक्षण। उत्तर प्रदेश चुनाव में उल्टा पड़ सकता है केंद्र का दाव। सवर्ण संगठनों की भारत बंद की है तैयारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कोटे के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन में भी पिछड़ा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है, और कुछ पॉलिटिकल पंडित इसको उत्तर प्रदेश का चुनावी स्टंट बताते हैं और ये मानते हैं कि क्योंकि यूपी का चुनाव निकट है, इसीलिए ये केंद्र सरकार द्वारा दांव चला गया है ताकि यूपी के चुनाव में फायदा मिल सके। लेकिन इसके उलट की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि एक तबका बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रहा है, वो है सवर्णों का तबका, और भारत बंद की तैयारी में है। आपको बता दें कि मेडिकल शिक्षा में भी आरक्षण बढ़ा देने से सवर्ण संगठन सरकार के विरोध में आ गए हैं। वो इस मुद्दे पर भारत बंद की तैयारी कर केंद्र के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चुनावी लाभ के लिए खेला गया ये दाव भाजपा को उल्टा भी पड़ सकता है। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने एक खास न्यूज चैनल से कहा कि सवर्ण वर्ग भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है, लेकिन अब इस दाव से भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और अपने ही वोट बैंक से बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि पिछड़ों के लिए नहीं, चुनाव में जीत के लिए ये कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है, तो आप वीडियो लाइक करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो लाइक करना बेहद जरूरी है, इससे आपके समर्थन का हमें पता चलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर से पूरे देश में लागू होगा लॉकडाउन? केंद्र सरकार ने 10 राज्यों से कहा पाबंदियों पर विचार करें। आपको बता दें कि कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामले में बढ़ोतरी और पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करने के लिए कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को 10 राज्यों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर के प्रतिनिधियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में 10% से अधिक पॉजिटिव रेट रिपोर्ट करने वाले सभी जिलों को सख्त प्रतिबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर किसी भी तरह की ढिलाई से इन जिलों में स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? देश भर में लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी पूरे दुनिया में छाने लगा है और इसको
देखते हुए यहाँ पर 10 राज्यों को पाबंदियों पर विचार करने के लिए कह दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जासूसी कांड से जुड़ी आ रही है। विपक्ष लगातार कर रहा है घेराबंदी, सरकार राफेल मामले की तरह साध रही है चुप्पी। दोस्तों क्या खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसकी जांच तुरंत से तुरंत होनी चाहिए और देश के खिलाफ पेगासस जैसा हथियार इस्तेमाल करना देशद्रोह है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार संसद भवन में विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो मुद्दा उठाता है उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती। ताजा मामला पेगासस जासूसी कांड का है। पिछले 2 हफ्ते से विपक्ष ने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में करीब करीब सभी दांव आजमा लिए। शुक्रवार को फिर विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक की और इसमें सरकार को घेरने, उससे जवाब मांगने की अगली रणनीति पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इस डेवलपमेंट को सुना और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए और केंद्र सरकार की रणनीति से यही लग रहा है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति करने का, सरकार को दबाव में लाने का कोई अवसर नहीं देगी। तो दोस्तों बचकर भागते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी सदन के भीतर। जासूसी कांड बेहद गंभीर कांड है और इसको लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देश के अपने लोगों के खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल करना देश के साथ धोखा है। तो दोस्तों क्या वाकई में ये देश के साथ धोखा है कि अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करना? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा करने से भाग रही है सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो महंगाई जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा से भाग रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि वे आप आम कैसे खाते हैं जैसे सवालों के आदी हैं, इसीलिए बढ़ती महंगाई जैसे आमजनों को परेशान करने वालों सवालों पर संसद में चर्चा करने से डरते हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार ने उनसे पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये सरकार इजी यानी कि आसान से सवालों की आदी हो चुकी है। इनसे पूछिए आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, लेकिन इनसे ये मत पूछिए कि महंगाई कैसे बढ़ गई, उसको कैसे रोका जाए। जासूसी कांड सरकार ने करवाया तो क्यों करवाया और नहीं करवाया तो किसने करवाया, इस प्रकार के सवालों से भाजपा डर रही है और उनसे आम कैसे खाते हैं इन प्रकार के सवाल पूछे जाएं। पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों में सांसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है और सदन चल नहीं सका है। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने सीधा सीधा ये चुनौती दी है कि अब सदन में पेगासस कांड को लेकर जांच होने के लिए ही इसी पर बहस होगी और तभी होगी जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम मिजोरम सीमा विवाद, राहुल गांधी बोले कि दंगों को बीज की तरह बोने का परिणाम भयानक होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम और मिजोरम की सीमा पर पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर शनिवार को दावा किया कि विवादों और दंगों को इस पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उन्होंने ट्वीट किया कि ना राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित है, ना राज्य की सीमा सुरक्षित है। विवादों व दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में दंगों को बीज की तरह बोया जा रहा है देश की पवित्र भूमि पर, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होगा इसका परिणाम। आपको बता दें कि बीते सोमवार असम और मिजोरम पुलिस बलों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें असम पुलिस के 5 कर्मी और 1 निवासी की जान चली गई थी, जबकि 50 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानसून सत्र में राज्यसभा सभापति के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। बेहद बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबर यहां से आ रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन पेगासस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है। अब सूत्रों की माने तो विपक्ष के नेता अगले हफ्ता राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सदन में विपक्ष लगातार पेगासस और कृषि कानून पर बड़ी बहस की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वो जनता से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत
तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और जिसमें अन्य दल भी शामिल होंगे। विपक्ष ने दावा किया है कि उन्होंने पेगासस वैक्सीन और अन्य मुद्दों पर सरकार के बयान के लिए नोटिस दिया है, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो चुका है और अब ये बेहद बड़ी खबर आ रही है कि खुद सभापति के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस लाएगी ट्रेनिंग कैंप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जल्द उत्तर प्रदेश के व्यापक दौरे पर नजर आएंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी जल्द प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश समेत उन बाकी राज्यों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करेंगी जहां चुनाव होने वाले हैं और इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 5 अगस्त से 10 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में न्याय पंचायत अध्यक्षों, वार्ड और ग्राम अध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए 675 ट्रेनिंग कैंप लगाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एक बड़े न्यूज चैनल को कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि इन ट्रेनिंग कैंपों में कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा, उपलब्धियां, चुनावी रणनीति, सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल, बीजेपी को अलग अलग मुद्दे पर घेरने और योगी सरकार की नाकामी समेत भ्रष्टाचार और कोविड के कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि अब तक चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास 1200 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अगले 1-2 दिनों में ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए अपनी प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर देगी और फिर ये समिति और पार्टी की एक्सपर्ट टीम मिलकर उम्मीदवारों का चयन करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बीजेपी ने शेयर किया किसानों से जुड़ा कार्टून, बोले अभिषेक शर्मा की बेहूदगी की सारी हदें हैं पार। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसानों ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की जाएगी। दोस्तों, खबर आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को सूपड़ा साफ हो जाएगा तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों कहा था कि यदि सरकार किसानों की बात नहीं सुनी तो दिल्ली की तरह ही लखनऊ में भी किसान डेरा डाल देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के इन बयान के बाद भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने किसान आंदोलन से जुड़ा एक कार्टून शेयर किया, जिसको लेकर कई बड़े पत्रकारों और नामी गिरामी शख्सियतों ने आपत्ति जताई है। कार्टून में दाहिने तरफ किसान नेता राकेश टिकैत जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन वाली गदा रख दी गई है और बक्कल उतार देने जैसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर अभिषेक शर्मा ने कहा है कि बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस का थर्ड वेव, सावधान, महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, तीसरी लहर का खतरा मंडराया, केरल में भी स्थिति है विस्फोटक। पिछले हफ्ते देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस की रफ्तार में तेजी आई है। महाराष्ट्र में एक दिन में पीआईबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 6,600 नए केस सामने आए हैं। देश में एक दिन में कोरोना केस का आंकड़ा 41,049 आया है। पिछले 4 दिनों में देश में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को यह आंकड़ा 44,230 हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से निकल के आ रही है। ललन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है ये बड़ा फैसला। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सर्वसम्मति से ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बाद आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। कहा है कि कोई भी बन जाए अध्यक्ष, लेकिन हार आरजेडी के सामने जेडीयू और भाजपा की तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीधी बात में बोले तेजस्वी यादव, चोर दरवाजे से आई है बिहार सरकार, हमारे पक्ष में था जनता का फैसला। आपको बता दें कि एक बड़े न्यूज चैनल से बातचीत में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। उन्होंने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आए नतीजों पर कहा कि जनता ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था,
लेकिन बिहार सरकार चोर दरवाजे से राज्य में आ गई। उन्होंने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे जनता काफी परेशान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 40 सीटों पर आ गई, तो ऐसे में उनका अनुभव का क्या फायदा हुआ। 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की संख्या का काफी कम ही अंतर है और कुल वोट में सिर्फ 12,000 का ही अंतर है। कार्यक्रम में आरजेडी नेता ने आगे कहा कि हमारी विचारधारा है और उस पर ही हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की कोई विचारधारा ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कुर्सी पर ही बैठना पसंद है। पार्ट टाइम नेता होने के आरोप पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, ये आरोप ऐसे लोग लगाते हैं जिन्हें सत्ता में रहकर काम करना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में मुख्यमंत्री नजर नहीं आए, अस्पतालों, ऑक्सीजन आदि की बहुत खराब स्थिति थी। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि यदि आप नहीं निकल रहे हैं तो हमें निकलने दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त घेरा है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को और बिहार में अपनी जीत होने का और नीतीश सरकार के चोर दर। पहली बड़ी खबर की तरफ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया है। इस याचिका को दायर करने वाले एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। वहीं एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ नियम है कि इस तरह की सभी नियुक्तियों को पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के जरिए नोटिफाई किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी अधिकारी जिसकी सेवा के 6 महीने से कम बचे हों, उन्हें डीजीपी या फिर उसके बराबरी के पद पर नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि राकेश अस्थाना पूर्व में बीएसएफ के डीजी, सीबीआई में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। राकेश अस्थाना को अब दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऐसे समय में नियुक्त किया गया है जब वो 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे। उन्हें नियुक्ति के साथ ही सेवा में 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की रैंक किसी राज्य के डीजीपी के बराबर की होती है। शर्मा की याचिका में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर पद पर रहने का अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार खो दिया है। पीआईएल में कहा गया है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 जज शामिल हों। शर्मा ने कहा है कि संवैधानिक बेंच को इस तरह की नियुक्तियों पर आदेश देकर मामले को सुलझाना चाहिए, वरना संवैधानिक उल्लंघन की स्थिति पैदा होती रहेगी और लोगों का देश से भरोसा उठने लगेगा। एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में मोदी को प्रतिवादी नंबर 1, अमित शाह को प्रतिवादी नंबर 2 और इसके अलावा गृह मंत्रालय को प्रतिवादी नंबर 3 बनाया है। उन्होंने कहा कि तीनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 जुलाई 2018 के आदेश का उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यों को डीजीपी स्तर के अफसरों की नियुक्ति से 6 महीने पहले अपने प्रस्ताव यूपीएससी को भेज देना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम और सीएम पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा धोखाधड़ी करके कुपोषण में यूपी को बना दिया नंबर 1। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कुपोषण को लेकर केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल यह हमला केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से राज्यसभा में एक प्रश्न के एक उत्तर में दिए गए जवाब पर बोला गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार 30 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद में भाजपा सरकार की मंत्री ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी खुद से ही नंबर 1 का खिताब देते रहे और डबल इंजन की धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में 6 महीने से 6 साल की उम्र में 9 लाख से अधिक अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है और इसमें 3,98,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार को जासूसी करने से फुर्सत नहीं, वो विकास क्या करेगी, अखिलेश यादव ने दिया यह बयान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को जासूसी करने से ही फुर्सत नहीं है, वो विकास कब करेगी।
भाजपा के नए अभियान वस्तुतः जनता की ताकत के सामने सरकार की घबराहट के द्योतक हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है, तो वहीं भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को एक छद्म अभियान बता दिया है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव के नतीजों को अपनी गुंडागर्दी से बदला है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मर्यादा को उसने तार किया है। भाजपा षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। भाजपाई IT सेल के जरिए भेष बदलकर समाजवादी पार्टी के विरुद्ध झूठे प्रचार को बढ़ावा देने में लगे हैं और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बना दिया। किसान की आय आज कितनी है जिसे भाजपा ने दुगनी करने का वादा किया था, उसकी रूपरेखा आज तक नहीं बताई गई। किसान का ना तो अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला, ना ही फसलों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल पा रहा है। भाजपा सरकार किसान विरोधी काले कृषि कानून बनाकर किसानों की खेती छीनने का प्रबंध भाजपा ने कर लिया है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, भाजपा बताए कि ये कब कम होगी। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। नौजवानों की नौकरी का समाधान सरकार क्यों नहीं निकालती। भाजपा सरकार ने विकास तो कुछ किया नहीं, बस मुख्यमंत्री अपनी फोटो और विज्ञापन के सहारे छवि चमकाने को उपलब्धि मानते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि RSS की रणनीति पर काम करने वाला राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। यह उद्योगपतियों का पक्षधर संगठन है। भाजपा राज में अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ा है और महिलाओं का अपमान हुआ है। सड़क, बिजली, पानी सभी का अकाल है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर बेहद कमजोर साबित हुई है। वास्तव में भाजपा नेतृत्व अपने अहंकार में डूबा हुआ है। उसने जनहित के मामलों की पूर्णतया उपेक्षा की है और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन की चिंता की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा PM मोदी पर निशाना, कहा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका गुरूर। आपको बता दें कि किसान आंदोलन, महंगाई, कोरोना वायरस, पेगासस जासूसी कांड जैसे कई मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंशी प्रेमचंद की एक पंक्ति को शेयर करके देश के प्रधानमंत्री पर हमला किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। राहुल गांधी के इस ट्वीट से पता चलता है कि वो पेगासस मामले पर केंद्र सरकार के रवैये और टिप्पणी को लेकर PM मोदी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह महंगाई मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। उन्होंने ट्वीट किया कि सब सामान महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसानों को हो रहा है? नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में टैक्स वसूलने के कारण महंगाई देश में बढ़ा रखी है, तो आप अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को टेंशन दे सकती हैं अपना दल, ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती हैं अनुप्रिया पटेल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के साथ ही उसकी सहयोगी पार्टियां भी जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा के बढ़ते जनाधार के साथ ही पिछले 5 साल में उसकी सहयोगी पार्टी का भी जनाधार बढ़ा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के कई जिलों में अपनी पैठ बना ली है। आगामी चुनाव में अपना दल सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अपना दल की नज़र कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर भी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कानपुर से पारिवारिक रिश्ते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपना दल कानपुर बुंदेलखंड में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगा है। कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अपना दल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के वक्त कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन अब फिर से चुनाव नज़दीक है और यहां पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती है। अपना दल कहा जा रहा है कि 21 से 25 सीटों की मांग कर सकती हैं। सीटों के बंटवारे के वक्त अपना दल बीजेपी की सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ा देगी। बीजेपी और अपना दल के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान मनमुटाव की खबरें भी आई थी। अपना दल ने प्रदेश सरकार पर उनके नेताओं और पार्टी को नज़रअंदाज करने का आरोप भी लगा दिया था। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नहीं थम रहा है सीमा विवाद। अब असम के मुख्यमंत्री समेत 7 अफसरों पर
केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पर केस दर्ज कर दिया गया है। शुक्रवार को पुलिस ने ये जानकारी दी है। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सीवानगर के पास मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सोमवार देर रात को राज्य पुलिस द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। नहीं थम रहा है सीमा विवाद और असम के सीएम समेत 7 अफसरों। दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। खबर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।